ठीक है, तो पीरियोडिक का मतलब हो गया कि आफ्टर सम टाइम्स ऑफ इंटरवल के बाद अगर कोई सब्सटेंस रिपीट करती है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, पीरियोडिक कह देते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 60 मिनट के बाद 1 आवर होता है, आफ्टर हर 60 मिनट के बाद वो कितना आवर हो जाएगा, 1 आवर होगा कि नहीं। 24 आवर के बाद आपका दिन एंड रात होगा। ये सारे कैसे फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। जितने भी हम लोग आसपास देख रहे हैं, आप पेंडुलम को यहाँ पे जो है मूव करा दीजिए तो वो भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां जाएगा और यहां से यहां जाएगा। ये यहां से जो है क्या करते रहेगा, जो है मूव करते रहेगा। तो ये जो फंक्शन है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, पीरियोडिक कह देते हैं। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सन का घूमना, ये सारे के सारे क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक का मतलब क्या हुआ कि सिस्टमैटिक मैनर में अगर आप किसी चीज को अरेंज करते हैं या आफ्टर सम इंटरवल के बाद अगर कोई चीज रिपीट होती है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पीरियोडिक टेबल कह देते हैं। अब आपको मैं समझा रहा था क्यों हमें पीरियोडिक की रिक्वायरमेंट होती है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि अगर आप लोग किताब उताब को अगर जो समेट के रखते हैं तो सिस्टमैटिक मैनर में रखते हैं। कैसे, अगर आप लोगों ने लाइब्रेरी देखा होगा तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि सपोज कीजिए कि फर्स्ट ईयर की किताबें अलग होती है, सेकेंड ईयर की किताबें अलग होती है, या फिर अगर जो आपने 10th लेवल पे देखा होगा तो वहां पे क्या करते हैं कि क्लास 9th की ऊपर साइंस, नीचे मैथ, नीचे एसएसटी, यानी कि टेबुलर फॉर्म में रखते हैं। ऐसा इसलिए रखते हैं ताकि कि हम आसानी से उसको जो है ढूंढ पाए या उसके बारे में जान पाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिक को हम क्लासिफाई कर देते हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने सबसे अच्छा एग्जांपल देखा होगा, अगर इन केस इसको सिस्टमैटिक मैनर में नहीं रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। अगर आप लोगों ने कभी दुकानदार को देखा होगा तो सारी चीजों को एक सिस्टमैटिक मैनर में रखता है। बिस्कुट का अगर जो बॉक्स होगा तो बिस्कुट सारे रखेगा, अगर ऑयल वाला होगा तो सारे ऑयल को रखता है, या फिर जो भी पर्टिकुलर होगा, साबुन है तो कपड़े धोने वाला है तो कपड़े धोने वाले में रखेगा, नहाने वाला है तो क्या करेगा, नहाने वाले में जो है एक टेबुलर फॉर्म में रखेगा। वो ऐसा नहीं करता कि सारे को नीचे बिठा देता है और फिर जो है कोई ग्राहक आए और उसको मांगे तो दे दे, नहीं। ऐसा इसलिए करता है ताकि कि वो लेस समय में फटाफट से जाए। अब मुझे मान लो कि सपोज करो किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे डिटर्जेंट चाहिए, तो सीधे वो डिटर्जेंट वाले में जाएगा, उसमें देखेगा कि कौन सा डिटर्जेंट चाहिए और वो वाला निकाल के दे देगा। इसीलिए हम लोगों को भी पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ी, ताकि कि हम लोग क्या कर सके कि कम समय में, लेस एफर्ट में हम उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को जान सके। इसीलिए जो है पीरियोडिक को क्या किया गया, जो है आपके लिए जो है फॉर्म किया गया। वही कहता है, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज। जितने भी नोन एलिमेंट है, यानी कि जितने भी डिस्कवर्ड हो गए हैं, उनको प्रॉपर्टीज के आधार पे, और वो भी कैसे, सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, टुगेदर रखते हैं या ग्रुप टुगेदर इन टेबुलर फॉर्म। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, पीरियोडिक कह देते हैं। सबसे पहला जो था अरेंज किया था वो थे एंटोनियो लवोजिया। उनकी उतनी ज्यादा फेमस हुई नहीं, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो मेटल नॉन मेटल के आधार पे किया था। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हुआ था वो किसके आधार पे हुआ था, मेटल नॉन मेटल के आधार पे हुआ था। और इसको किसने किया था, एंटोइन लवेजियर। वेरी गुड राजकुमारी, एंटोनियो लवोजियर। अच्छा, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं, एंटोनी लेवाइजर। वेरी गुड, एंटोनियो लवोजियर को कहते हैं। इसीलिए लवोजियर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। उन्होंने क्या कहा कि लवोजियर क्लासिफाई द एलिमेंट सिंपली इन मेटल एंड नॉन मेटल। उन्होंने कहा मेटल वो होगा जो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। अगर जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, मेटल। और नॉन मेटल हमने किसे कहा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट।
वेरी गुड। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग क्या कह देंगे, नॉन मेटल कह देंगे। ठीक है, यहां तक किन्हीं को मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। वही कहता है मेटल आर दोज वन विच हैज टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिसके पास लूज करने की क्षमता हो उसको हम लोग मेटल कह देंगे, और जो गेन करने की क्षमता रखता है उसको हम लोग क्या कह देंगे, नॉन मेटल कह देंगे। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था ना, एक्चुअल में लवोजियर ने ये अगर जब काम नहीं करता तो बाकी लोग जो है इतनी सारी चीजों के बारे में नहीं। आजकल हमारे पास बहुत ही अच्छा पीरियोडिक टेबल है, अगर मैं कहूं उस समय के अनुसार से काफी अच्छा है। लेकिन लवोजियर साहब का ज्यादा इम्पैक्ट तो रहा नहीं इस पीरियोडिक टेबल में, लेकिन उन्होंने एक नींव खड़ी कर दी कि हम लोग जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इनके क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या है कि जब मेटुलाइड आ गए तो इनकी जो क्लासिफिकेशन थी ना, वो थोड़ी सी जो है क्या होने लगी, जो है फेडेड होने लगी, यानी कि जो है वो एक्चुअल में फ्लो नहीं कर पा रही थी। एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस क्लासिफिकेशन बिकेस इनसफिशिएंट फॉर द स्टडी ऑफ एलिमेंट। जब यहाँ पे ये भी देखा गया कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज जो है अलग अलग एलिमेंट जो है शो कर रहे थे, जिस कारण से इसको हम लोग जो है मेटल नॉन मेटल के आधार पे जो है क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते थे। सेकेंड वन मैंने बता दिया कि इसके अंदर बहुत सारे मेटोलाइड थे, जिस कारण से जो है आपका जो है ये क्लासिफिकेशन क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड जो रूल था वो डोवेर्नियर ट्राइड्स था। डोवेर्नियर ने क्या करा कि तीन तीन के जो है पेयर लिया। ट्राइड्स का मतलब क्या होता है, सैंपल ऑफ थ्री या थ्री का पेयर। इन्होंने क्या करा कि थ्री थ्री एलिमेंट को लिया और इसके आधार पे इन्होंने क्या करा, एलिमेंट को अरेंज किया। लेकिन इन्होंने कंडीशन क्या रखी कि फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होगा वो सेकेंड एलिमेंट के जो है क्या हो जाएगा, मास के इक्वल हो जाएगा। ध्यान रहेगा, डोवेर्नर ने क्या कहा कि फर्स्ट एंड थर्ड का जो मीन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके सेकेंड एलिमेंट के मास के बराबर हो जाएगा। वही कहता है एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, यानी कि उसका जो एवरेज वेट हो जाएगा वो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का हो जाएगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं हमारे पास क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। अब यहाँ पे हमने जो है एवरेज निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, 81.2, और यहाँ पे एक्चुअल में कितना हो जाता है आपका 80 हो जाता है। तो उस समय के अनुसार से उतना ज्यादा एडवांस साइंस नहीं था, इसीलिए रफली हमारा जो है बिल्कुल आसपास में आ गया। तो इस प्रकार से डोवेर्नियर ने जो अरेंज किया था वो किसके आधार पे किया था, एटॉमिक मास के आधार पे या एटॉमिक नंबर के आधार पे, atomic mass. एटॉमिक मास के अनुसार से। यहाँ पे जो है अरेंज किया था वो किसके अनुसार से, एटॉमिक वेट के अनुसार से। डोवेर्नियर में ज्यादा ट्राइड्स बना नहीं पाए, केवल कितने ट्राइड्स बना पाए, तीन ट्राइड्स बना पाए। एक जो है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, और जो है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, एंड यहाँ पे जो है लिथियम सोडियम पोटासियम। जनरली ये वाला तो सबको याद रहता है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि नकली। ये जो डोवेर्नियर ट्राइड्स थे, यानी कि क्या हो गया कि सोडियम का मास जो है पोटासियम एंड लिथियम के बराबर हो गया, या आप कह सकते हो कि ऊपर के अनुसार से जो हम अरेंज करेंगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, आपका इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड वंस है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कार सॉरी बाबा। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, कार सॉरी बाबा या कहो सुनो बाबा, जो भी आप लोग इसको जो है जैसे याद रख सकते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं चलो भारत या इंडिया, आप इस प्रकार से जो है इसको याद रख सकते हैं, या कल बारिश आई, आप जैसे इसको याद रखना है इस प्रकार से याद रख सकते हैं। लेकिन डोवेर्नियर ट्राइड्स का सिर्फ और सिर्फ इन तीनों ट्राइड को याद रखना है, क्योंकि नीट एग्जाम में जब पूछेगा तो पूछेगा कि कौन जो है आपका डोवेर्नियर ट्राइड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपके सामने जो हो जाएंगे तीन हो जाएंगे। आपको मैं याद रखने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो देखिए कि ग्रुप वन है, ठीक है, तो ग्रुप वन में यहां से हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन, उसके सॉरी यहाँ पे फर्स्ट में तो हाइड्रोजन होता नहीं है, तो लिथियम सोडियम पोटासियम एंड रुबिडियम।
तो यहाँ पे जो इनका मास हो जाएगा ये आपका हो जाएगा। दूसरा ग्रुप 2 में, तो ग्रुप 2 में क्या हो जाता है, सबसे पहले क्या आता है बेरिलियम, फिर क्या आ जाता है मैग्नीशियम, कार, स्कूटर, बाप राजे। तो यहां से इस बार हमने क्या करा कि इन तीनों को लिया और इन तीनों के आधार पे हमने जो है क्या कर दिया, यहाँ पे जो है लिख दिया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कि ग्रुप 2 में आपके 2 एलिमेंट छोड़ के जो हमने क्या करा लिखा। लास्ट वन आता है आपका ग्रुप 17 में। तो ग्रुप 17 में जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो हमारे पास क्या हो जाता है क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये तीन जो है, चलो भारत इंडिया, या चलो भारत और इंडिया, जो भी याद रखना है, कार, स्कूटर, बापराजी, जो है नकली। तो इस प्रकार से इन तीन ट्राइड्स को आपको याद रखना है, याद रख लीजिएगा। ओके, यस सर। अब यहाँ पे डिमेरिट क्या क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा कि इसकी डिमेरिट क्या है। इसकी डिमेरिट थी पहले कि इसने ऑल नोन एलिमेंट को अरेंज नहीं कर पाया, पहले डिमेरिट तो ये थी। इसने केवल और केवल सिर्फ 3 ट्राइड्स को ही बना पाए थे। इसकी तीसरी डिमेरिट थी इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन को डिफाइन नहीं किया था। चौथी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि उस समय के अनुसार से नोबेल गैस का कोई भी सेपरेट ग्रुप नहीं रखा गया। ये बेसिकली क्या थे, 4 जो है डोमिनेट ट्राइड्स है, जिसमें से टॉप 2 वाले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, हम यही दोनों का यूज करेंगे। कोई कहता है ऑल नोन एलिमेंट कुड नॉट बी अरेंज एज अ ट्राइड, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उस समय के अनुसार से सिर्फ और सिर्फ कितने थे, ओनली 3 ट्राइड्स आर गिवन। इससे ज्यादा जो है वो ट्राइड्स दे नहीं पाया। ठीक है, यहां पे थर्ड अगर आप लिखना चाहो, इट कुड नॉट गिव द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं दे पाया। आप लास्ट में लिख सकते हो कि इन्होंने जो है नोबेल गैस के लिए कोई सेपरेट ग्रुप नहीं छोड़ा। मुझे बताइए द लॉ ऑफ ट्राइड्स इज एप्लीकेबल टू कौन होगा, ए बी सी या 1 2 3 4? 4। वेरी गुड। तो मैंने 3 ट्राइड्स बताए थे, कौन कौन सा, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। दूसरा आपको क्या बताया था, यहाँ पे आप, कैल्शियम, हाँ, स्ट्रोनियम एंड बेरियम। कैल्शियम, कार, स्कूटर, बाप राजे। एंड तीसरा मैंने बताया था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये बताया था। तो इन तीनों ट्राइड में से कौन सा है, तो आपका जो है फोर्थ वन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। वो कहता है द लॉ ऑफ ट्राइड इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, कौन से में जो है आपका लॉ ऑफ ट्राइड जो है एप्लीकेबल नहीं होगा, ये तो अभी अपने जस्ट पढ़ा। दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये तो है। अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा नहीं है। एक्चुअल में क्या किया गया कि यहाँ पे लिथियम को हटा के 2 नीचे वाले ले गए। ठीक है, तो इनका भी जो देखा गया वो करीब करीब जो है आज के अनुसार से बिल्कुल जो है क्या कर जाता है, एवरेज मास जो है बराबर आ जाता है नियरली। तो इसीलिए ये भी सही हो जाता है। तो आपका रॉन्ग पूछा गया है, नॉट एप्लीकेबल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका जो है थर्ड हो जाता है, यानी कि जो है थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बोलिए। यस सर। अब हम बात करते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल। जो न्यूलैंड साहब थे ना, वो संगीत के प्रेमी थे। उन्होंने क्या करा कि संगीत के आधार पे पीरियोडिक टेबल को क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया। इन्होंने 8-8 का ग्रुप लिया
और इसके आधार पे उन्होंने एलिमेंट को क्लासिफिकेशन करना शुरू कर दिया। आप सभी को पता है, वैसे इंग्लिश में अलग होता है, हिंदी में जो होता है स रे ग म प ध नी स। इन्होंने कहा न्यूलैंड्स ने कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा और जो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल सिमिलर होगी, और इन्होंने 8-8 के अनुसार से कहा कि जो प्रॉपर्टीज होगी, इसीलिए न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल कहा। ये संगीत प्रेमी थे, इसीलिए संगीत के आधार पे ही इन्होंने क्या करा कि एलिमेंट को लिखा। उस समय ध्यान दीजिएगा कि नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसीलिए इन्होंने नोबेल गैस को इस पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन नहीं किया। पहला जो था, आप देखिए हाइड्रोजन, हीलियम नहीं था तो हीलियम को हटा दीजिए, फिर क्या आ जाएगा लिथियम, फिर क्या आ जाएगा बेरिलियम, फिर क्या आ जाएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियोन नहीं था तो क्या आ जाएगा सोडियम, और क्या आ जाएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा क्लोरीन। आर्गन नहीं था, आर्गन के बाद क्या आ जाएगा पोटासियम और कैल्शियम। इन्होंने जो न्यूलैंड्स ने जो क्लासिफाई किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट एलिमेंट के लिए। न्यूलैंड ने भी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, वो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास के आधार पे किया था, कि मास के अनुसार से इन्होंने कंसिडर किया, और इसके अनुसार से जो है इन्होंने पीरियोडिक टेबल को क्या करना शुरू कर दिया, क्लासिफिकेशन करना शुरू कर। ठीक है, अब जैसे ही क्लासिफिकेशन किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट इसको मान लूं, अगर मैं फर्स्ट मान लूं, तो कहता है कि जो एट्थ एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज जो है बिल्कुल सिमिलर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है वो किसके बराबर हो जाएगी फ्लोरीन की। अगर मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट मान लूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, तो इसके जैसे क्या हो जाएगी, बिल्कुल जो है प्रॉपर्टी मैच करेगी, और जो आज के समय के अनुसार से भी क्या करती है, मैच करती है। इसी को न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल कहा गया। सबसे पहला हमने पढ़ा लवोजियर ने मेटल नॉन मेटल के आधार पे, दूसरा हमने पढ़ा आपका जो है डोवेर्नियर ट्राइड्स के अनुसार से, और तीसरा हमने पढ़ा न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल के अनुसार से। यहां पे देखिए, ही अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास एंड ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट, लाइक इन द केस ऑफ म्यूजिकल वॉयल नोटेशन। अच्छा, वहां पे इंग्लिश में ऐसा नहीं कहेगा कि सारे गामा पा चलता है, उसमें अलग चलता है, तो उसके अनुसार से वहां पे क्या किया गया था, आपका अरेंज किया गया था। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम आर सिमिलर टू, कहता है लिथियम जो प्रॉपर्टीज है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, सोडियम के सिमिलर हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि बेरिलियम की जो प्रॉपर्टीज है वो किसके सिमिलर हो जाएगी, मैग्नीशियम की। कार्बन की, नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज है वो किसके अनुसार से सिमिलर हो जाएगी, फास्फोरस के अनुसार से क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल कह देते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या थी, आप लोग मुझे बताइए कि लिमिटेशन क्या क्या होगी। सबसे पहली लिमिटेशन थी कि इन्होंने ऑल नोन एलिमेंट को अरेंज नहीं किया था। दूसरी इनकी प्रॉपर्टीज थी, डिमेरिट थी कि ये सिर्फ और सिर्फ लाइट एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था, या अप टू कैल्शियम एलिमेंट के लिए क्या था, ये जो है न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल था। लेकिन जैसे इससे आगे बढ़ते तो ये जो रूल है वो क्या हो जाता है, आपका यूजफुल नहीं रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि न्यूलैंड्स का जो रूल था वो आपका अप टू लाइट। देखिए, सबसे ज्यादा मैं अगर बात करूं तो न्यूलैंड्स ने उस समय के अनुसार से 20 एलिमेंट के अप्रॉक्स जो है वो अरेंज कर दिया था। बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस समय के अनुसार से 53 एलिमेंट थे, और उन्होंने जो है इन सभी में से 23, सबसे कम जो किया था वो किसने किया था, डोवेर्नियर ने किया था। तो ये क्या थी, लिमिटेशन थी। वही कहता है this rule is valid only up to calcium, because after calcium, due to presence of d block element, there is difference of 18 element instead of 8 element। जैसे ही डी ब्लॉक आ जा रहा था
तो वहां पे 8 एलिमेंट नहीं 18 एलिमेंट का गैप आ जा रहा था। अगर जैसे मान लो कि कोई भी स्केडियम लो, तो जो प्रॉपर्टी मैच करेगी ना वो अगला 18 एलिमेंट आएगा, जबकि इन्होंने जो डोबेर्नियर ने बनाया था वो 88 एलिमेंट के अनुसार से बनाया था। इसीलिए डोबेर्नियर का जो है ऑक्टेट रूल यहाँ पे जो है क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर and including the into periodic table become eighth element from alkali metal, so the law had to be drop out. उस समय के अनुसार से जब एट्थ यानी कि जो नोबेल गैस की डिस्कवरी हुई, तो एट्थ का जो प्रॉपर्टीज था वो बिल्कुल क्या हो गया, फेल हो गया, क्योंकि उसकी जगह पे क्या आ गया, अब जो है नोबेल गैस आ जा रहा था। इसी कारण से ये जो है इसकी बहुत बड़ी जो है लिमिटेशन थी। ओके, अगर मैं कहूं तो आप लोगों ने 3 लॉ पढ़ लिए, लवोजियर लॉ मेटल नॉन मेटल के अनुसार से। दूसरा लॉ आपने डोबेर्नियर ट्रायड्स पढ़े थे। डोबेर्नियर ट्रायड्स में हमने कहा था लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। दूसरा लॉ क्या था बताइए, आपको कहा था कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड जो है तीसरा क्या था, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये यानी कि क्या था, आपका जो है डोबेर्नियर ट्रायड था। फिर उसके बाद जो है न्यूलैंड्स ने क्या करा कि 20 अप टू कैल्शियम एलिमेंट को क्या किया, अरेंज किया, और वो भी जो है लाइट एलिमेंट को अरेंज किया। उसके बाद इसलिए अरेंज नहीं कर पाया क्योंकि उनके डी ब्लॉक आने के बाद जो वापस दूसरा डी ब्लॉक आएगा, अगर जिसकी प्रॉपर्टी सेम है तो उसको 18 एलिमेंट आने पड़ेंगे, जबकि डोबेर्नियर का जो है ऑक्टेट रूल, सॉरी न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल था, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। और जैसे ही नोबेल गैस डिस्कवर हुआ, तो अब जो एट्थ प्रॉपर्टीज थी वो किसकी थी, आपकी जो है नोबेल मेटल की थी। इसीलिए इस नियम को जो है क्या करना पड़ा, फेल करना पड़ा। अच्छा देखिए ध्यान से सुनिएगा, लूथर मेयर कर्व और डोबेर्नियर ट्रायड दोनों सेम बताते हैं, लेकिन लूथर मेयर कर्व को उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। अब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कि अभी मैं एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं। आप सभी ने मोबाइल के 2 वर्जन वाले जो है यूज किए होंगे, एक एंड्रॉयड और एक जो है विंडोज हम लोगों ने यूज किया था। आप लोगों ने देखा होगा जो मोबाइल में जो है पहले विंडोज वर्जन के भी आते थे, लेकिन क्या विंडोज वर्जन चल पाया? आप लोगों ने देखा कभी विंडोज वर्जन वाला जो मोबाइल आता था? यस सर। हाँ, अगर जिन्होंने देखा होगा या कम से कम सुना होगा, हमने इसको जो है नेग्लेक्ट कर दिया। इसको हम लोग जब अगर आता भी था तो जिस कारण से हम लोग जो है इसको क्या कर दिए, अवॉइड कर दिए। और जब ये अवॉइड कर दिए तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो यूज करते हैं एंड्रॉयड वर्जन। आज भी आपके मोबाइल में जो यूज होता है वो कौन सा होता है, एंड्रॉयड वर्जन यूज होता है। अब ऐसा नहीं है कि दोनों में कोई कमी थी, दोनों अपनी अपनी जगह थी, लेकिन एंड्रॉयड को यूज करना आसान हुआ, लेकिन जबकि उसको विंडोज को यूज करना जो है काफी ज्यादा मुश्किल था। उसी तरीके से लूथर मेयर कर्व का जो स्टडी था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। इस कारण से लूथर मेयर कर्व को किसी ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया उतने अच्छे से, जितना जो है आपका दिमित्री मेंडलीव का जो है क्या किया गया, जो है एक्सेप्ट किया गया। इन्होंने सबसे पहले इसके ग्राफ को देखते हैं कि कैसे इन्होंने कहा था। ये है लूथर मेयर कर्व, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर जो भी एलिमेंट है, ये जो कर्व है देखिएगा, अगर ये टॉप का कर्व ले रहे हैं तो इनकी जो जहां जहां प्रॉपर्टीज होंगी ये सभी की सिमिलर होंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। अगर यहाँ पे बेरिलियम लेते हैं तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड जो है बेरियम। अगर यहाँ पे लेता हूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के आधार पर बनाया। अगर जो ध्यान से देखिए तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल सिमिलर मैच करती है। अगर जिस पोजीशन पे जहां पे जो एलिमेंट होगा उनके जैसे जो है सभी की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, आपकी सिमिलर हो जाएगी। अब लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि उस समय के अनुसार से अब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। अब मान लो कि मैं कहूं कि यहाँ पे दे दिया, अब यहाँ तो आपके पास बहुत कम दिए, मैंने 3 एलिमेंट दिए, एक लिथियम वाला ग्रुप का दिया, एक फ्लोरीन वाले का ग्रुप का दिया और एक बेरिलियम का। लेकिन जब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट आ गए थे, 63 एलिमेंट,
तो लोगों को ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगा था, जिस कारण से ये जो है हम लोगों को उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किए जितना कि दिमित्री मेंडलीव का किए। ऐसा नहीं कि दिमित्री मेंडलीव और इनमें ज्यादा अंतर था, इन्होंने भी एटॉमिक मास के आधार पे बनाया था, उन्होंने भी एटॉमिक मास के आधार पे बनाया था, इन्होंने भी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे बनाया था। जो बातें ये कह रहे हैं वही सिमिलर बातें जो है दिमित्री मेंडलीव ने कही, लेकिन उनका जो कहने का तरीका था वो थोड़ा आसान तरीका था, इनका जो था उस समय जो है लोगों को काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रही थी। क्योंकि आप खुद सोचिए ना कि मैं अगर ये यहाँ लिख दूं और यहाँ लिख दूं तो आपको कैसे पता लगेगा, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो देख के ही कोई क्या कर सकता था, बता सकता था। इसी कारण से जो है इनकी जो है उतनी ज्यादा जो है आपका क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। जबकि इनमें ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा खास कमी थी, लेकिन फिर भी हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो लूथर मेयर कर्व है वो किसके किसके बीच है, तो आप कहिएगा एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के आधार पे जो है क्या किया गया है, इसको जो है अरेंज किया गया है। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एटॉमिक वॉल्यूम एंड जो है किसके बीच में था, एटॉमिक मास के आधार पे। तो इसी के आधार पे हमने जो है क्या करा था, इसको अरेंज किया था। वही कहता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कहाँ पे है, पीक पोजीशन पे। जबकि लेस्ट वाला जो था वो कहाँ पे था, आपका जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो डिसेंडिंग पोजीशन ऑफ द कर्व था। तो इन्होंने भी सारी एलिमेंट को उसी की, जैसे यहाँ पे कोई प्रॉपर्टीज होगी तो यहाँ पे इसका कोई आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसी के आधार पे जो है इन्होंने क्या किया था, अरेंज किया था। जो कि मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि इनकी जो है बातें गलत थी, इनकी भी बातें सही थी, लेकिन जो है एक्सेप्ट किया गया वो किसका किया गया, दिमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का हम लोगों ने जो है ज्यादा जो है एक्सेप्ट किया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दिमित्री मेंडलीव कहते हैं कि इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, एक बार इनके सपने में आया भगवान, और इन्होंने कहा, भगवान ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि ताश के पत्ती पे उनकी सारी प्रॉपर्टीज लिख दीजिए। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक हमने क्या बनाया, जो कार्ड बनाया, ठीक है, तो उस कार्ड पे अगर जो मैंने लिखा हाइड्रोजन और उसका कलर, उसका मास, उसकी वैलेंसी, यानी कि जो जो प्रॉपर्टीज थी सभी को लिखे। सिमिलरली बाकी सभी एलिमेंट की भी हमने प्रॉपर्टीज को कार्ड पे लिखा। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि पहले जो लोगों को साइंटिस्ट थे उनको अगर जो चेंज करना पड़ता था तो पूरा पेज बर्बाद हो जाता था, लेकिन अब इनका जो है पेज बर्बाद नहीं हो रहा, बस वो क्या कर रहे थे, पोजीशन को हटा के दूसरे जगह कर दे रहे थे। इनसे उनका जो मेहनत था वो काफी ज्यादा कम हो गया। समझ में आ रहा है कि क्यों इसका मेहनत कम हो रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा था कि सिंपली यहां से कार्ड के पत्ते को हटा रहा था, दूसरी जगह पे क्या कर दे रहा था, वो ले जाके रख दे रहा था। तो इससे क्या हो गया, उनकी जो है मेहनत कम हो गई। उसके बाद जब उन्होंने इस सारे एलिमेंट को उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे अरेंज किया, तो उनको जो है क्या मिला, एक पीरियोडिक टेबल मिला। और जैसे ही उनको पीरियोडिक टेबल मिला, और उस पीरियोडिक टेबल को हम लोग कहा दिमित्री मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये भी पीरियोडिक टेबल जो था वो किसके आधार पे था, एटॉमिक मास के आधार पे था। इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट को अरेंज किया था। अभी तक उससे जो हमने तीन मेथड पढ़े, एक ने मेटल नॉन मेटल का यूज किया था एंटोनियो लावोइज़ियर ने, दूसरा डोवेर्नियर ट्राइड्स ने क्या किया था, तीन तीन के पेयर में जो है एलिमेंट को लिखा था, और वो भी कैसे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे। फिर आपका आता है न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। तो न्यूलैंड ने भी क्या करा था कि मास के आधार पे लिखा था, लेकिन उनका जो है अप टू 20 हो पाया। लेकिन लूथर मेयर कर्व ने जो है एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट को अरेंज किया था। उन्होंने कहा कि अगर जिस पोजीशन पे टॉप पे है तो सभी कर्व के टॉप की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सिमिलर हो जाएगी, अगर जस्ट नीचे है तो सभी की जस्ट नीचे वाले की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, आपकी जो है सिमिलर हो जाएगी। ये बातें जो है किन्होंने क्या कहा, ये जो है कहा। फिर उसके बाद जो आते हैं दिमित्री मेंडलीव, इन्होंने क्या करा कि एक बार सपना आया और इन्होंने ताश के पत्ते पे लिखा और उसके आधार पे अरेंज किया। तो इसीलिए इन्होंने
पूरे पीरियोडिक टेबल को सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज किया, इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, फादर ऑफ, बोलिए क्या? Periodic. हाँ, तो ये जो है आपके फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल हो जाते हैं। दिमित्री मेंडलीव क्या है? फादर ऑफ, ये क्या हो जाते हैं? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनका नाम क्या है? दिमित्री मेंडलीव, या यहाँ पे हम लोग जो है मेंडलीव ही लिख देते हैं। ठीक है, ओके। जब इन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल बनाया, हम अभी आपको समझाएंगे हॉरिजॉन्टल रो और कॉलम के बारे में, वर्टिकल रो। इन्होंने जो बनाया तो इनकी याद में हमने 101 एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में जो है क्या कर दिया, जो है नाम लिखा, और उसका नाम लिखा मेंडेलियम। ठीक है, याद रखिएगा कि इनके लिए बस इन्होंने इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया क्योंकि उस समय के अनुसार से ये सबसे ज्यादा फेमस जो है आपका पीरियोडिक टेबल था। दूसरी बात थी कि इन्होंने कोई भी एलिमेंट को जो है गैप नहीं रहने दिया था, यानी कि जितने भी एलिमेंट थे सभी को इन्होंने क्या कर दिया था, अरेंज कर दिया था। और इन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत बड़े दीवार पे इन ताश पत्ते को अरेंज करके जो है बार बार जो है इधर से उधर मूव करा के जो है क्या कर रहे थे, जो है लिख रहे थे। तो इसीलिए जो है इनका जो है काफी ज्यादा फेमस है। इनकी एक बात बहुत ही अच्छी थी, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ग्रुप एंड पीरियड क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको याद रखने के लिए कई बार अगर जब भूल जाते हैं तो ग्रुप, ग्रुप में जी है तो यानी कि नीचे इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कह देते हैं, ग्रुप कह देते हैं। पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, पीट पीट के उसको क्या कर देते हैं, जो है पीट पीट के जो है पीठ चौड़ा कर देते हैं, यानी कि सुला देते हैं। तो यानी कि पीरियड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रुप हो जाएगा। उस समय के अनुसार से जो टोटल आपके ग्रुप थे वो 8 थे, और पीरियड जो थे वो कितने थे, 7 थे। याद रहेगा, उस समय के अनुसार से ग्रुप कितने थे, 8, 8. और पीरियड कितने थे आपके, जो है 7 थे। तो इन्होंने क्या करा कि इन्हीं के आधार पे जो है अरेंज किया। अच्छा, एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, कि वो किसके आधार पे? वो बेसिकली देखते थे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन करा के जो फॉर्मूला अगर जो सेम आ जाता था तो वो कहता था कि ये सेम प्रॉपर्टीज है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि मैंने क्या करा कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे मैं बेरिलियम को, या पहला एलिमेंट ले लेते हैं, लिथियम को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, लिथियम फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप 1 का, और इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, तो यहाँ पे हमने जो है क्रीज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो लिथियम हाइड्राइड हो गया। अब इन्होंने कहा कि भाई लिथियम तो एलिमेंट है, तो इसी की जगह पे RH का यूज किया गया। तो RH आपको बेसिकली बता रहा है कि यहाँ पे ग्रुप 1 के एलिमेंट को अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो सभी के साथ क्या बन जाएगा, यानी कि एलिमेंट H यानी कि बन जाएगा। आप यहाँ पे लिथियम लिख सकते हैं, सोडियम लिख सकते हैं, जो भी एलिमेंट है ग्रुप 1 के लिए आप इनको यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इन्होंने ऑक्सीजन का यूज किया, लिथियम एंड ऑक्सीजन। तो लिथियम की तो वैलेंसी 1 थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी, 2। तो इन्होंने कहा कि भाई लिथियम 2 ऑक्साइड, तो इन्होंने कहा कि भाई R2 ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरह से अलग अलग एलिमेंट के लिए जो है इन्होंने अलग अलग रिएक्शन करा और इनकी प्रॉपर्टी देखा कि अगर इस टाइप से आ रही है तो उसको उन्होंने क्या माना कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी जो है क्या है, सेम है। ठीक है, तो वही चीजें जो है यही बातें कहे। इनकी जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि इन्होंने क्या कहा कि कुछ एलिमेंट का गैप छोड़ दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। अगर मैं ऐसे समझाऊं कि अगर कोई कहे कि आने वाले समय में कि क्या हो सकता है और वो प्रिडिक्ट करके चले जाए और वो बात बिल्कुल सही हो जाए तो कितनी ज्यादा जो है वो भरोसेमंद हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको कहूं कि भाई 3 साल के अंदर अंदर चाइना जो है ताइवान को कब्जा लेगा, तो कितना ज्यादा, अगर से सच हो गया तो कितना ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी कि हाँ भाई सही बात कहा
कि इन्होंने जो है उसी समय प्रिडिक्ट कर दिया था, आज जबकि कोई भी बातें नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इनके लिए जो है अलग अलग जो है इस टाइप से क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। जो हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरह से जो होगा, यहां से चलेंगे इस डायरेक्शन में, इसको हम लोग पीरियड कहेंगे। और जी है तो यानी कि नीचे वाले डायरेक्शन को आप ऐसे याद रख लेना, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ग्रुप कह देंगे। तो उस समय के अनुसार से ग्रुप 8 थे, पीरियड कितने थे, 7 थे। इन्होंने क्या करा कि ग्रुप को ना 2 भाग में डिवाइड किया था। इच ग्रुप अप टू 7, उसको इन्होंने कितने भाग में डिवाइड किया था, ए एंड बी सब ग्रुप। ए सब ग्रुप एलिमेंट वेयर नॉर्मल एलिमेंट, बी सब ग्रुप एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ए जो थे वो सभी के सभी नॉर्मल एलिमेंट थे, और जो बी वाले ग्रुप के थे वो ट्रांजिशन यानी कि बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट थे। वो सारे के सारे एलिमेंट क्या कर रहे थे, बिलोंग कर रहे थे। द ग्रुप 8 ग्रुप वाज कंसिडर ऑफ 9th एलिमेंट इन 3 रो। जो ग्रुप 8 एलिमेंट था उसमें जो है कितने ग्रुप थे, 3 ग्रुप थे, और उसके अंदर जो है 9 एलिमेंट इन 3 रोज उनमें जो है रखा गया था। दीज एलिमेंट बिलोंग सेम ग्रुप, एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज, और इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी, बिल्कुल सिमिलर थी। अब इनकी मेरिट क्या क्या थी, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने सबसे पहले तो सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया। दूसरी सबसे बड़ी मेरिट थी कि इन्होंने उस समय ही क्या कर दिया था, कुछ ग्रुप के एलिमेंट की जगह पे खाली जगह छोड़ दिया था। जैसे उन्होंने कहा कि आप लोगों ने देखा होगा कि बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ठीक है, उस समय के अनुसार से गैलियम की पोजीशन नहीं थी, यानी कि उस समय गैलियम जो है डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। अगर उस समय गैलियम डिस्कवर्ड नहीं हुआ था तो उन्होंने कहा कि इसकी जगह पे मैं खाली स्थान दे देता हूं, और इसको हम लोग कहेंगे ईका एल्यूमिनियम। अब कहोगे सर क्यों ईका एल्यूमिनियम कहा गया? ईका का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, संस्कृत का वर्ड है। ईका का मतलब क्या होता है, फर्स्ट, यानी कि इसके पहले जो एल्यूमिनियम है, इसीलिए ये जो एलिमेंट है इससे पहले क्या है, एल्यूमिनियम है, क्योंकि ये एलिमेंट तो डिस्कवर नहीं हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, ईका एल्यूमिनियम। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत? ज्यादा फास्ट तो Yes. नहीं हो रहा है? No, बोलिए। sir. ओके, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आप लोग पढ़े, इससे जो मैं बताऊंगा कि आगे कहां से क्वेश्चन आएगा, सबसे ज्यादा जो है आपको रेडियस से आएगा, और इनकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज से आएगी, आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो ज्यादा जो है अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ओके। बाद में जब इसकी जगह पे डिस्कवर्ड हुआ तो इसका नाम क्या पड़ा, गैलियम जो है नाम पड़ा। सिमिलरली अब यहां पे देखिए बोरॉन, तो जो बोरॉन था वो किस में आता है, आप सभी को पता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, तो बोरॉन जो था, बोरॉन के नीचे क्या क्या आ जाएगा आपका, बाल, Aluminium. हाँ, गंगाधर, ओके। यहाँ पे एक इसको देख लेते हैं, सिलिकॉन वाले को। तो ये कार्बन वाले ग्रुप में था, कौन सी गीत सुनाओ प्रभु। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास उस समय जो है सिलिकॉन नहीं था, तो उन्होंने क्या, सॉरी, जर्मेनियम नहीं था, तो इन्होंने क्या करा कि इसकी जगह पे क्या रख दिया, गैप छोड़ दिया, और इसको जो है इन्होंने क्या नाम दे दिया आपका, जो है ईका सिलिकॉन। और बाद में जब इसकी डिस्कवर किया गया तो इसको हमने क्या नाम रखा गया, जर्मेनियम रखा गया। ठीक है, तो इसको जो हमने क्या रखा बाद में जो है, उसी प्रकार से जो है बोरॉन, जो है बोरॉन को हम लोगों ने क्या रखा कि बाद में जो है बोरॉन के नीचे जो है स्केडियम आ रहा था, और जो है उसमें डिस्कवर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए जो है क्या रखा गया, जो है ई का बोरॉन रख दिया। मैग्नीशियम, तो देखिए बेटा मांगे कार स्कूटर बापरा जी। ठीक है, ये दोनों बेसिकली डी ब्लॉक से हैं, इसीलिए
हम लोगों ने क्या करा कि इनके लिए भी जो है बाद में जो है इनका जो है गैप छोड़ा गया था। ई का ब्रॉन की जगह स्कैंडियम आ गया था, ई का मैग्नीज की जगह पे क्या आ गया, टेक्टेनियम जो है आ गया था, जो कि बाद में जो है डिस्कवर्ड किया था। ओके, अब हम बात करते हैं डिमेरिट ऑफ मेंडलीव। इसकी बेसिकली 3 डिमेरिट्स थी। पहली डिमेरिट थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। आज भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो वहां पे भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है आपका क्लासिफिकेशन नहीं है सही मायने में। क्योंकि अगर जो ध्यान से देखिए, हमने उसको फर्स्ट ग्रुप में रख तो दिया है, लेकिन वो कहता है कि भाई कई लोग कहते हैं कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज तो ग्रुप 17 से है, तो उसमें क्यों नहीं रख रहे हो। तो इसीलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की जो बात है वो आज भी हमारे सामने क्या है, जो है ये हमारे लिए समस्या है, और ये आज भी क्लासिफाई नहीं हुआ। दूसरा आइसोटोप, जब उस समय आइसोटोप्स आया तो ये जो है बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम में डाल दिया। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे आप सभी को पता है जिसका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, जैसे 1 1 2 और 1 3। हुआ यूं कि साइंटिस्ट सब ने कहा मेंडलीव से कि आपने जो पीरियोडिक टेबल अरेंज किया है किसके आधार पे, तो इन्होंने कहा एटॉमिक मास के आधार पे। तो इन्होंने कहा कि भाई प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम 3 अलग अलग एलिमेंट है, तीनों का मास अलग है, तो आप 3 अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो ऐसे ही जैसे कार्बन के लिए 6 12, तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि आप इसके लिए 2 अलग अलग लिखिए। उसी प्रकार से 8 16 एंड जो है 8 18। तो इस टाइप से जो है लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इनको जो है पूछना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका पीरियोडिक टेबल जो था वो किसके आधार पे था, एटॉमिक मास के आधार पे था, इंक्रीजिंग मास के आधार पे था। तो इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन के लिए जो एक नहीं 3 पोजीशन लिखिए, कार्बन के लिए 2 पोजीशन लिखिए, ऑक्सीजन के लिए 2 पोजीशन लिखिए, इसी प्रकार से क्लोरीन के लिए 3 पोजीशन लिखिए। अब जब लोगों ने कहने लगा तो इस समय जो है उनकी जो है ये बात जो है वो अब बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि हाँ ये बात तो सही है कि आइसोटोप्स में जो है यहाँ पे अलग अलग करना चाहिए था, लेकिन इसके लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, थर्ड वन, इन्होंने क्या करा कि कुछ एलिमेंट को जो मास के आधार पे लिखना चाहिए था, उन्होंने पहले ही ज्यादा वाले मास को पहले लिख दिया, कम वाले मास को क्या कर दिया, बाद में लिखा। जैसे आर्गन का मास होता है 39.9 यानी कि 14, और पोटासियम का होता है 39। तो इसको बाद में लिखना चाहिए था आर्गन, लेकिन इन्होंने क्या करा कि आर्गन को पहले लिख दिया। टेलोरियम आइडियम में यहाँ पे देखिए इसका मास ज्यादा है। इसी प्रकार से कोबाल्ट निकल में कोबाल्ट का मास जो है 58.9 है, और जबकि निकेल का 58.6 है। अगर इंक्रीजिंग मास के आधार पे होता तो निकेल निकेल पहले होता, और कोबाल्ट जो होता वो क्या हो जाता, आपका बाद में हो जाता। लेकिन इस बात को इन्होंने जो है कुछ एलिमेंट के लिए जो है इन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, और ये भी इनके लिए क्या था, लिमिटेशन था। बोले क्या डिमेरिट ऑफ मेंडलीव समझ में आ गया? Yes, sir. ओके। Yes. और जो इसका लास्ट था कि इन्होंने क्या करा कि कुछ सिमिलर एलिमेंट को, जैसे देयर वर सम एलिमेंट लाइक प्लेटिनम गोल्ड विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, और इनको हमने क्या करा था, डिफरेंट ग्रुप में जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो है क्या कर दिया था, प्लेस्ड कर दिया था, जिस कारण से ये भी इनकी क्या थी, आपकी डिमेरिट थी। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था। बस अंतर क्या था, अच्छा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, मोस्ले साहब ने दिया था, याद रहेगा। मॉडर्न Yes. पीरियोडिक टेबल किसने दिया था, आपका मोस्ले ने दिया था। अब जो उनकी जो 3 डिमेरिट थी मेंडलीव की, क्या क्या थी, सबसे पहला था कि आइसोटोप्स का, ठीक है, और एनालोमस मास के अनुसार से, एंड थर्ड वन था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ये 3 प्रॉपर्टीज को कोई ना कोई तो एक्सप्लेन, यानी कि जो है जो है आपका जो है मेरिट, इनकी जो डिमेरिट थी उनको क्या कर सके, यानी कि जस्टिफाई कर सके। तो इस काम को जो है मोस्ले साहब ने किया। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है बनाया था, किसने बनाया था, आपका जो है मोस्ले ने। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग फादर किसे कहते हैं, मोस्ले साहब को कह देते हैं।
अभी तक जितने भी लॉज पढ़े थे उन सभी में किसके आधार पे एलिमेंट को अरेंज किया गया था? एटॉमिक मास के आधार पे। लेकिन पहली बार है अब हम जो किसके आधार पे करेंगे? एटॉमिक मास के आधार पे करेंगे। मॉसले ने क्या करा कि इस बार ना मास के आधार पे नहीं लिया, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि सारे एलिमेंट को जो मेंडलीफ ने जो है क्लासिफाई कर दिया था या अरेंज कर दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके अंदर कुछ कमी थी। अब वापस से अगर जो एटॉमिक मास के अनुसार से लेते तो फिर तो वही प्रॉब्लम आ ही जाती। इसीलिए मॉसले ने क्या करा कि एटॉमिक नंबर के आधार पे क्या करा? अरेंज किया। मॉसले डिड एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने क्या करा कि एक एक्सपेरिमेंट किया इन विच ही बॉम्बार्डेड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस एंड ऑब्टेन एक्सरे। इन्होंने क्या करा कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट को हाई स्पीड से बॉम्बार्ड कराया और वहां से एक्सरे ऑब्टेन किया। और जैसे ही एक्सरे ऑब्टेन किया और इसी के आधार पे इन्होंने क्या करा कि उन एलिमेंट को जो है अरेंज करना शुरू कर दिया। ही फाउंड दैट फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर जो है के आधार पे जो है जो फ्रीक्वेंसी थी, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थे? एटॉमिक नंबर के। या वेयर कह सकते फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे वो जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी? एटॉमिक नंबर के आधार पे थे। इन्होंने यही सारी बातें को अरेंज किया और इनको जो है क्या करा कि सिस्टमेटिक मैनर में पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिया, रेगुलर इंटरवल के अरेंजमेंट के बाद। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? बोलिए, समझ में आया? ओके, बस आपको यहां से जो क्वेश्चन पूछा था, किसी एग्जाम ने पूछा था कि जो मॉसले का था वो किसके आधार पे था? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज वर्सेस एटॉमिक नंबर था। जबकि लूथर मेयर का कर्व था एटॉमिक जो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था? आपका जो है एटॉमिक मास के आधार पे था। इसका क्या था? यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू जेड के बराबर था। और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स। ठीक है, बोलिए, क्लियर है? तो इस आधार पे जो है इन्होंने क्या करा था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो अरेंज किया था। फोर्थ वन, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट की, वो किसके आधार पे थी? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के आधार पे क्या था? अरेंज था। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो अभी आप लोगों की एनसीईआरटी बुक या जो भी आप लोग देखते हैं वो किस फॉर्म में है? आपका लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में है। जिसको बनाया किसने था? बोहर ने, बरी ने, रैंग ने, वर्नर ने, इन सभी ने जो इनका क्या करा था? मिलके जो है इस फॉर्म को बनाया था। इट इज बेस्ड ऑन बोहर बरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक नंबर। आज का जो पीरियोडिक टेबल है वो बोहर बरी के अनुसार से, यानी कि एस पी डी एफ के अनुसार से है। आप देखेंगे ग्रुप 1 एंड 2 जो है एस ब्लॉक से आता है और पी ब्लॉक में जो है आपके जो है क्या आते हैं? ग्रुप 13 14 15 एंड जो 16 17 18 ये आते हैं। डी में जो है आपके क्या आ जाते हैं? यानी कि बीच वाले आ जाते हैं। और एफ में क्या आ जाता है? लेंथेनाइड आ जाते हैं। तो ये जो बनाया था वो बहुत बड़ी स्कूल, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे क्या किया गया था? अरेंज किया गया था। दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वार्नर। इसको जो प्रपोज किया था वो किसने किया था? रैंग एंड वार्नर ने किया था। और आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपका जो है कितने पीरियड है? 7 है। और कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू द आईपीएक 18 वर्टिकल कॉलम एंड नेम्ड एज 1 to 18 ग्रुप। और उसी को हमने क्या नाम दे दिया? 1 से लेके 18 तक जो है क्या कर दिया है? नाम दे दिया है। ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। पहले जो है क्या करते थे कि जो है आपका पीरियड लिखते थे। पीरियड आपका 7 था, सॉरी पीरियड जो है हमारा कितना था? 7 था। और ग्रुप पहले के अनुसार से कितना था? 8 था। ठीक है, तो 1 से लेके 7 तक में सब में 2-2 ग्रुप थे, तो यहां से तो 14 हो गया। और 8 वाले में 3 ग्रुप था। ठीक है, यानी कि जो है 14 + 3 कितने हो गए? 17। और लास्ट में एक नोवेल गैस वाला जुड़ गया जिसको हमने जो है क्या कहा? टोटल 18।
इसीलिए आज के पीरियोडिक टेबल में जो है टोटल कितने हो जाते हैं, आपके 18 ग्रुप हो जाते हैं। याद भी रख लीजिएगा कि पीरियड देखिए कितने हैं, आप याद लिख लीजिए पीरियड, तो पीरियड कितने वर्ड है, 2, 2 4, 2 6 एंड 1 7, यानी कि पीरियड 7 है, तो इसीलिए पीरियड कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ओके, ग्रुप में देखिए जी यानी कि जो है क्या हो जाता है 9 के जैसे आप इसको रख सकते हो, 9 into 2, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, 3 3 2 6, और या आप इसको कह सकते हो कि 6 into 3 है, तो इस प्रकार से 18 हो जाएगा। वैसे पीरियड आपको याद रखना, ग्रुप तो सबको याद रहते हैं, ग्रुप यानी कि क्या हो जाता है, झुंड हो जाता है, और झुंड में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आपको कहीं ना कहीं दिया रहेगा, कई बार वो क्या करेगा 7 18 दे देगा और 18 7 दे देगा, तो इसमें जो है आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, द कोरिलेशन बिटवीन द ग्रुप इन लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल एंड इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर गिवन। तो इन्होंने जो है देखिए जैसे मैंने बताया कि टोटल कितने होते हैं, तो इस प्रकार से जो है इन्होंने अरेंज किया कि फर्स्ट सेकंड, फिर जो है आपका जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड इस प्रकार से अरेंज किया। 8 में कितने थे, 3, और इसके अनुसार से जो है लास्ट में 18 ग्रुप आया, और टोटल जो हो गए आपके पीरियड ग्रुप कितने हो गए, 18 ग्रुप हो गए। इसी चीज को इन्होंने जो है एक्सप्लेन करके लिखा। एलिमेंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन outermost cell, so their properties are similar। अगर कोई भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर आप ग्रुप 1 की बात करते हैं, तो इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। ठीक है, चाहे उनकी जो भी प्रॉपर्टीज बात करें रिएक्टिव के अनुसार से, या किस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉन देगा, कितने इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है उनके outermost cell इलेक्ट्रॉन से जो हमें क्या कर जाता है, पता लग जाता है। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।